अध्याय 151। जियाओ कियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। वेई यान पहले ही उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा था। जल्दी से दरवाजा खोला और उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। चांद की रोशनी उसके पीछे खिड़की पर पड़ रही थी, जो उस व्यक्ति की आकृति को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी के सामने खड़ा था, पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया। केवल एक जोड़ी आंखें चमक रही थी। अचानक पीछे से एक भयावह आ ध्वनि सुनाई दी। वेई यान ने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे मारा। चुन नियांग, जो अभी अभी जागा था, ने एक नरम कराह निकाली और बिस्तर पर वापस गिर गया। वेई यान ने चुन नियांग को बेहोश कर दिया और मोमबत्ती धारक के पास चला गया, दीपक जलाया और धीरे से घूम गया। उसने एक साधारण नीला हानफू पहना हुआ था। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए थे। छोटी दाढ़ी के अलावा यह चेहरा उसकी यादों में जैसा था वैसा ही था। केवल भावना समान नहीं थी। उसके शरीर पर जियाओ कियाओ ने एक भेड़िए की खूनी सांस को सूंघा। उसकी आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसका दिल डर से भर गया। वह और भी उछल पड़ी। उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसने दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक दृष्टि से देखा। वह धीरे धीरे पीछे हट गई, फीफी को बचाते हुए, जो उसके पीछे गहरी नींद में सो रही थी। वेई यान की निगाह उसके पीछे छोटे से बिस्तर पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी हिल रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी। पलक झपकते ही जियाओ कियाओ ने किसी को बुलाने का विचार छोड़ दिया। कमरे में केवल वह और फीफी ही बची थी। साथ ही एक चुन नियांग भी था, जिसे उसने बेहोश कर दिया था। हालांकि अगर उसने अभी किसी को बुलाया, अगर वेई यान के बुरे इरादे थे, उसे और फीफी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो यह हाथ फेरने जितना आसान होगा। वह धीरे धीरे शांत हो गई। तुम क्या चाहते हो? उसने सीधे पूछा। उसने यह नहीं पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। हालांकि जियासी ने गार्डों को गश्त के लिए बुला रखा था, लेकिन वेई यान के कौशल के साथ वेई हवेली के वातावरण से कितना परिचित था, और रात के समय के सहयोग से उसके लिए गश्त से बचकर भीतरी आंगन में भागना असंभव नहीं था। वेई यान ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र फिर से उस पर पड़ी। उसकी नज़र पूरी तरह से ध्यान से भरी हुई थी। उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, कमरे में मोमबत्ती को हिला रही थी। मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी आंखें अंदर बाहर झपक रही थी। वह नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर रुकी, उसकी गर्दन पर, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर। जियाओ कियाओ ने सोते समय केवल एक पतली हल्के नीले रंग की अंडरशर्ट पहनी थी। कॉलर थोड़ा ढीला था, जिससे उसकी चिकनी जेड जैसी गर्दन का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह मुड़ी और उसे पहनने के लिए बेडसाइड शेल्फ से शर्ट निकाली, अपना सिर नीचे किया और शर्ट का हेम बांधा, फिर से उसका सामना करने के लिए मुड़ी। मैं तुम्हें क्या कहूँ भाई? या यह हूणों का हुतुकुन जियान जियांग राजा है? उसने उसे ठंडेपन से देखा। चान्यू राजा की कमान के तहत बाएं और दाएं जियान वांग, बाएं और दाएं रीझू वांग के अलावा बाएं और दाएं जियान जियांग राजा भी थे। कुल 6 लोग एक षटभुज बनाते थे। जिन वर्षों में वेई यान हूणों में था, उसका भविष्य उज्ज्वल था। उसने अपने दादा बूढ़े दान यू की मदद की, हूणों के पुराने दुश्मनों डोंगहू लोगों पर विजय प्राप्त की, कई पहाड़ी दर्रों पर कब्जा किया, डोंगहू राजा को मार डाला, सभी लोगों और पशुधन उत्पादों को लूट लिया। बूढ़े दान यू ने उसे बहुत महत्व दिया और विशेष रूप से उसे राइट जियान जियांग राजा की उपाधि दी।
और उसे डोंगहू में पहाड़ी दर्रों का मालिकाना हक दिया। कुछ महीने पहले जब ज्यो कियाओ उत्तरी कक्ष में लौटी तो बूढ़ी नानी ने उसे आते देखा और एक बाहरी व्यक्ति की तरह उसे सूचित नहीं किया। जब जियाओ कियाओ दरवाजे के पास से गुजरी तो उसने गलती से मैडम जू और दादी झोंग को वेई यान के बारे में बात करते हुए सुना और बस इस बात का जिक्र किया। उस समय मैडम जू की आवाज में लालसा और उदासी दोनों भरी हुई थी। वेई यान के होठों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था और वह धीरे धीरे छोटे बिस्तर की ओर चला गया। अंत में वह उसके बगल में खड़ा हो गया, थोड़ा नीचे झुका। क्या यह आपकी बेटी और दूसरा भाई है? उसने फेई फेई को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। बहुत सुंदर। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। उसने फेई फेई को ध्यान से देखा, बहुत धीरे से बोला और फिर धीरे से आगे बढ़ा, जैसे कि वह फेई फेई के गाल को छूना चाहता हो। वेई यान, जियाओ कियाओ अचानक बोल पड़ी। तुम आधी रात को भीतरी आंगन में घुस आए। मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों? वेई यान रुक गया, धीरे से अपना हाथ वापस ले लिया, फिर घूम गया और एक कदम जियाओ कियाओ की ओर बढ़ाया। जियाओ कियाओ पीछे नहीं हटी। अंत में वेई यान उसके सामने रुक गया। उन दोनों के बीच केवल एक हाथ की दूरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शरीर पर हल्की खुशबू सूंघ सकता था। क्या तुम मुझसे नहीं डरती? उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखें मोहित लग रही थी। उसका भाव थोड़ा अजीब था। जियाओ कियाओ ने व्यंग्य किया, यह मेरा घर है, मुझे क्यों डरना चाहिए? भले ही आप जियासी की सुरक्षा चौकी को पार करके यहाँ पहुँचने में सफल रहे हों, लेकिन यह मत भूलिए कि यह मार्क्विस का भवन है। जब तक मैं पुकारता रहूं, अगर तुम अपने पूरे शरीर के साथ वापस आ सकते हो तो इस शब्द वेई को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वेई यान एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। अचानक उसने कहा, तुम सही हो, मैं वास्तव में यहाँ किसी चीज के लिए आया था। वह एक पल के लिए रुक गया। लियू यान ने शाही तंबू में एक दूत भेजा जो चान्यू लौह घुड़सवार सेना द्वारा दक्षिण की ओर छापे के बदले में है साओ क्षेत्र एक लेने के लिए सहमत हुआ, जिससे लैंगया के लिए समय खरीदा जा सके। यह निश्चित नहीं है कि चन्यू ने इस मामले को गंभीरता से लिया। यह सिर्फ इतना है कि वह बूढ़ा था और कमजोर हो रहा था। इस जीवन में उसका एकमात्र अफसोस यह था कि वह साओ क्षेत्र को फिर से नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसे राजी किया गया था। कुछ दिनों में इस अवसर को लेते हुए तीन स्थानों पर हमला करते हैं। इंसेस एड वह लियू हान के हाथों से साओ और जायंगनू को अपने पूर्वज वेई शाओ के बाद कई महान युद्धों के बाद घोड़ों और झुंड बकरियों को बढ़ाने के लिए दक्षिण की ओर जाने दिया। उन्होंने साओ क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। लगभग 20 वर्षों तक भले ही चान्यू ने कई बार साओ को वापस लेने की कोशिश की थी, फिर भी वह असफल रहा। भले ही लोहे की घुड़सवार सेना ने डोंगहू शीयू को गिरा दिया हो, फिर भी आक्रोश से बचना मुश्किल होगा। जियो कियाओ का चेहरा बदल गया। वेई यान ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी लोहे से ढकी छोटी उंगली को देखा, जो आंशिक रूप से कटी हुई थी। वेई परिवार छोड़ने से पहले मैंने अपना हाथ काट लिया और कसम खाई कि जब तक मेरी नानी जीवित है, मैं किसी भी हान लोगों को नहीं मारूंगा। यद्यपि मैं नीच और बेशर्म हूं, फिर भी मुझे अपनी शपथ याद है। इस बार जब हम दक्षिण में हमला करने जाएंगे तो मैं लड़ाई में भाग नहीं लूंगा। उसकी नज़र उस खूबसूरत चेहरे पर रुक गई जो धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। उस दिन मैंने वेई परिवार को छोड़ दिया और जियोनग्नू जनजाति में वापस आ गया। अब मैं एक जियोनग्नू हूँ। हालांकि मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन मुझे आज अखबार में नहीं आना चाहिए। बात बस इतनी सी है कि मेरी नानी ने मेरा पालन पोषण किया है, इसीलिए मैं खबर देने आया हूँ। वेई परिवार की पालन पोषण की कृपा को तोड़ने के लिए अब से मैं अब एक हान व्यक्ति नहीं हूँ। जैसा आपने कहा, मैं सिर्फ एक हुन हूँ तू कुन हूँ। बिस्तर पर जुआन नियांग, जो अभी अभी बेहोश हुआ था, धीरे धीरे होश में आया, करा रहा था और करा रहा था। वेई यान ने एक पल के लिए जियो कियाओ को देखा, फिर मुड़ा और तेजी से उस खिड़की की ओर चला गया जिसमें से वह अभी अभी उड़ा था और बाहर कूद गया था। जियो कियाओ ने अपना संयम वापस पा लिया और जल्दी से उसका पीछा किया, चांदनी के नीचे आकृति की ओर जोर से चिल्लाते हुए, जब से तुम गए हो, मेरी दादी दिन रात तुम्हें याद करती रहती है। तुम खबर देने आए थे, तुमने सीधे दादी को क्यों नहीं बताया? सामने की आकृति एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बढ़ना जारी रखा और पलक झपकते ही वह अंधेरे में गायब हो गई। अंत में झुआन नियांग जाग गई और अचानक उठ बैठी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कमरे में रोशनी जल रही थी और जियो कियाओ खिड़की के सामने खड़ी थी। शायद कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने राहत की सांस ली, अपनी गर्दन के अभी भी दर्द वाले पिछले हिस्से को रगड़ते हुए। उसने कहा, अभी वह महिला किससे बात कर रही थी? ऐसा लगता है कि एक आकृति इस क्षण में कमरे में प्रवेश करती है ना? लेडी, इस मामले में देरी न करें। यह सिर्फ भोर था और मैडम जू जिनेलोंग मंदिर से लौट आए थे। जैसे ही वह पहुंचे, जियो कियाओ ने भाग लिया और उन्हें बताया कि वेई यान ने कल रात रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है। बेशक वह उस हिस्से का उल्लेख कर रही है जहां उसने कुछ भी कहा था। डिप्टी जनरलों और सीमावर्ती गार्डों के अलावा यानमेन और फानंग में वेई शाओ की सेना ने लगभग 5,000 सैनिकों को अस्थायी रूप से तैनात किया था। कहा, यूनजोंग, बिडांग और शांगगु के 3 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री को सूचित करने के लिए किसी को भेजने के लिए, हाई अलर्ट पर होने के लिए। अगर हूण अचानक हमला करते हैं तो आपको मौत का बचाव करना होगा। 2 समूह के जाने के बाद मैडम जू ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अचानक खांसी की। पानी का आईपी कप को नीचे रख दिया और शांत होने के लिए भारी सांस ली। थिएउनी को पहले ही संदेश भेजा जा चुका है कि वह शीघ्र ही अपनी सेना वापस बुला लेंगे। चाहे जियोनग्नु के घुड़सवार कितने भी भयंकर क्यों न हों, हमारे वेई परिवार के सैनिक सैकड़ों लड़ाइयों में अनुभवी हैं। वे इस बार जरूर जीतेंगे। दादी झोंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जियो कियाओ ने पूछा, दादी, मेरे पति को जल्द से जल्द सैनिकों को पीछे हटाने में कितना समय लगेगा? मैडम जू ने एक पल के लिए सोचा। अभिजात वर्ग के सैनिक जल्दबाजी में जा रहे हैं। पत्र पहुंचाने के बाद इसमें लगभग आधा महीना लगेगा, कम से कम 20 दिन। दादी, 3 लाख जियोनग्नु घुड़सवारों के खिलाफ 1 लाख सैनिक, साथ ही यानमेन और फान्यांग में तैनात सैनिक। भले ही हम मौत तक बचाव करें, मुझे डर है कि यह एक भयंकर और कठिन लड़ाई होगी। मैडम जू की एकमात्र आंखें उसकी ओर देख रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो कियाओ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। दादी, अगर हम पीली नदी पर जियांग कबीले से सुदृढ़ीकरण उधार लेते हैं, तो वहां से यहां तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? अधिकतम 10 दिन। मैडम तू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हमें तिहुआ में जियांग जनजाति से सैनिकों को उधार लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि अगर मैं यह कह दूं, तो गुयेन वोंग कबीले का नेता निश्चित रूप से सेना भेजेगा। जियांग जनजाति बहादुर है और लड़ने में अच्छी है, जियोनग्नु से कम नहीं। अगर वे बचाव के लिए यहाँ आने को तैयार हैं, भले ही वे जियोनग्नु को पीछे न हटा सकें, वे कम से कम हमारी सेना को शहर में तब तक इंतजार करने में मदद कर सकते हैं जब तक कि मेरे पति पीछे नहीं हट जाते।
मैडम जू ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझा कि कई 100,000 सैनिकों की रखवाली के साथ जियोंगनू की 3 लाख घुड़सवार सेना को 20 दिनों से ज्यादा समय तक रोकना बहुत मुश्किल होगा। उसने वास्तव में जियाओ कियाओ को यह सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए कहा था। मैडम जू ने पहले से ही सब कुछ गणना कर ली थी। जल्दी से अपनी मां को युयांग से दूर ले गई। अचानक यह सुझाव सुनकर उसके दिल में थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। उसने सिर हिलाया और कहा, यह तरीका काम कर सकता है। अध्याय 152। उस वर्ष वी शाओ के दादा ने जो ची को फानंग से ले जाया, जो कि युयांग के करीब की सीमा के करीब था। उसका इरादा भी जाइंगनू के खिलाफ लड़ना था। लोगों, मैडम जू ने झो शी और जियो क्यूओ को कहा, दोनों को अपने सामान को जल्दी से पैक करने के लिए कहा गया और फाई को सुरक्षित रूप से पीछे हटाने के लिए फाई को लाना। यांग खतरे में था। उसका चेहरा अचानक पीला हो गया और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कहा, पत्नी, एक या तो नहीं जाएगी। एक पत्नी, मैं बहू, पोती। अचानक मैडम तू ने अपनी बेंत पर दस्तक दी और गुस्से से कहा, मैं नंगू डुओंग की रखवाली करने के लिए रुकी थी। तुम दोनों यहाँ किस लिए हो? इससे तो हमारी चिंता और बढ़ गई है। मेरा मन बना हुआ है, इसे बदला नहीं जा सकता। तुम दोनों जल्दी से फेई फेई को मेरे लिए सड़क पर भेज दो। शायद इसलिए कि वह बहुत भावुक थी। मैडम जू ने थोड़ी देर के लिए फिर से खांसी। केवल कुछ बार खांसने के बाद उसने खुद को रोकने की कोशिश की। उसकी सांस अस्थिर थी। झो शी ने उसकी ओर देखा। उसका शरीर सिकुड़ गया और वह अब और नहीं बोली। जियो कियाओ ने मैडम जू के सफेद बालों को देखा। वह एक पल के लिए रुकी और फिर सहमत हुई। तो पोती, दादी की बातें सुनो, जाने की तैयारी करो। तभी उसके हाव भाव थोड़े नरम हुए। उसने एक पल के लिए जियो कियाओ को देखा, फिर धीरे से कहा, यू यांग ठीक हो जाएगा। उसने मुझे जाने को कहा क्योंकि उसे डर था कि कुछ हो सकता है। चिंता मत करो, तुम दोनों जाओ। जियो कियाओ की नाक में दम हो गया। उसने अपने फटे हुए दिल को दबाया। उसके सामने चली गई, घुटनों के बल बैठी और सलामी दी। जियोंगनू जनजाति दक्षिण की ओर चली गई। लेडी टू सेना और लोगों के साथ आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए पहरा देने के लिए पीछे रह गई। सुदृढ़ीकरण तुरंत नहीं आ सकता था, इसलिए सभी लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी। जो कोई भी स्वेच्छा से लड़ने के लिए तैयार था, उसे कवच और हथियार प्राप्त करने के लिए केवल नंगू डुओंग कार्यालय जाना था। सरकार द्वारा घोषित किए जाने के बाद यह विनियमन नंगू डुओंग में शहर के फाटकों के चारों तरफ पोस्ट किया गया था। नंगू डुओंग का आदेश भी लेडी टू के आदेश के अनुसार था। 2 दिनों के भीतर जब शहर के द्वार खोले गए, तो उन्होंने लोगों को अपने दम पर शहर छोड़ने की अनुमति दी। वापस लौटने से पहले स्थिति के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें। उस समय शहर के लोगों ने बिल्कुल भी जाने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि वे विश्वास ही नहीं करना चाहते थे। गली की शुरुआत से लेकर गली के अंत तक हर जगह लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे, यह न जानते हुए कि कौन सा घर पहले शुरू हुआ, लोग अपना सामान दक्षिणी गेट से बाहर ले जाने लगे। संकट का माहौल हर जगह फैलने लगा, जिससे अधिक से अधिक लोग वहां से चले गए। जियाओ कियाओ गाड़ी में बैठी। जैसे ही वह फान्यांग शहर की ओर सड़क पर चली, सड़क के दोनों ओर लोगों की गाड़ियां भरी हुई थी, जो उसकी ही दिशा में जा रही थी। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को लाते हैं, कुछ ने पहिया, कुछ समूहों को चलाया। माताओं ने अपने बच्चों को ले जाया, बेटों ने अपनी पुरानी माताओं का समर्थन किया। उत्तर से दक्षिण की ओर, पीछे से लोगों की 2 पंक्तियां एक लंबी ड्रैगन की तरह थे, जो कि एक गाड़ी में एक साथ भागती हुई है। जब तक वे चले गए, झो शी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा एक चकित की तरह था।
यहाँ तक कि फीफी को भी लगा कि उसके आसपास के वयस्क अधिक गंभीर लग रहे थे। वह बहुत अधिक आज्ञाकारी थी। चून नियांग ने उसे पकड़ने के बाद, यांग के आदेश के बाद, फैन यांग के बाद, फैन यांग के बाद उसे पकड़ लिया। बिस्तर को सो जाने के लिए फीफी, एक पुरानी नानी, अचानक से भाग गई, यह कहते हुए कि मैडम का मूड बेकाबू हो गया था। कई लोग वे उसे मना नहीं सके, इसलिए उन्होंने ट्यू क्यू को आने और देखने के लिए कहा। 2. आदेश। प्राचीन आधिकारिक पद कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उसकी आत्मा बहुत अच्छी नहीं थी। उसका रंग पीला और पीला होता जा रहा था। उसका माथा पसीने से लथपथ था। उसके होंठ सूखे थे और बेहद भद्दे लग रहे थे। जैसे ही उसने ट्यू क्यू को देखा, वह तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे नपुंसक और चाचा की आत्मा की गोलियां अभी तक नहीं छीनी गई हैं। मुझे क्या करना चाहिए? उसका हाथ बहुत मजबूत था। उसने ट्यू क्यू के हाथ को तब तक दबाया जब तक कि उसे दर्द नहीं होने लगा। ट्यू क्यू ने टालते हुए कहा, दादी ने पहले ही कहा है। गुडुओंग ठीक है मैडम, बस इंतजार करो और देखो। कुछ दिनों में अच्छी खबर मिलेगी। चू थी ने उसे गौर से देखा और फिर ठंडी हंसी हंसी। बेशक, तुम क्यों चिंतित हो? जब तुमने हमारे वेई परिवार में शादी की थी, तब तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं थे। भले ही युयांग नष्ट हो जाएं और सभी मर जाएं, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जियो कियाओ ने झोऊ शी को गौर से देखा। दादी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मुझे वापस जाना है। झोऊ शी दंग रह गया। दादी बूढ़ी हो गई हैं और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं है। हम उन्हें युयांग में अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर मैंने उस दिन जोर दिया होता तो मेरी दादी निश्चित रूप से सहमत नहीं होती। इसलिए मैं फीफी को पहले यहाँ ले आया। जब तक सब लोग व्यवस्थित नहीं हो जाते, तब तक प्रतीक्षा करो। मैं आज वापस जाऊंगा। चू थी के मुंह का कोना थोड़ा खुला। बूढ़ी औरत के घर तक की पूरी यात्रा बहुत थका देने वाली थी। मैं ठीक से सो नहीं सका। अब जब मैं यहाँ हूँ, मुझे आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। मुझे किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको चिंता नहीं है कि आप यूंग और ग्रैंड चाचा की आत्मा की गोलियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उसे। लेकिन यहाँ तक कि झोऊ शी नहीं शब्द नहीं कह सकता था। वे कुलीन सैनिक थे। घुड़सवार सेना की गति जोर से थी और उनकी विनाशकारी शक्ति असाधारण थी। मैडम जू ने झोंगयून और बाइडेंग को छोड़ने का फैसला किया। सारी ताकतों को बुलाओ, युयांग और शांगगु रक्षा पंक्ति की जान तक बचाओ। शांगगु शहर के बाहर हर 20 मील पर बर्फ की रक्षा पंक्ति बनाओ। गहरी खाइयां, नीचे तीखे भाले। जियोंगनू घुड़सवार सेना की बड़ी गति को रोकने के लिए इस्तेमाल करो। युद्ध के घोड़ों को रोकने की कोशिश करो। नजदीकी लड़ाई वेई सेना के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। कुल 3 रक्षा पंक्तियां हैं। प्रत्येक रक्षा पंक्ति जियोंगनू जनजाति को कम से कम 1 दिन के लिए रोक सकती है। जियोंगनू जनजाति भी युयांग को हराने का इरादा रखती थी। शुरू से ही वे शांगगु पर हमला करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, इसलिए इस हमले की गति बेहद भयंकर थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैडम जू ने युयांग छोड़ दिया, खुद सीमा पर गईं, बहादुरी से लड़ रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। हालांकि वह बूढ़ी थी। खतरे के बीच उन्हें झोंगयून से बाइडेंग भागना पड़ा। फिर शांगगु के रास्ते में वह बीमार पड़ने लगी। लगातार 3 दिनों तक बीमार होने के बावजूद मैडम जू ने फिर भी लड़ाई में जाने का फैसला किया। व्यक्तिगत रूप से लाइन की रक्षा करने वाले सैनिकों को अपनी ताकत और प्रोत्साहन दिया। मैडम जू के प्रोत्साहन के तहत रक्षकों ने लगातार जियोंगनू के पागल हमलों की लहर के बाद लहर को खदेड़ दिया। जिस लाइन को मूल रूप से केवल 3 दिनों तक टिके रहने के लिए बनाया गया था, वह 5 दिनों तक टिकने में सक्षम थी। छठे दिन
वे आखिरकार शहर में वापस आ गए। उस दिन जियोंगनू की घेराबंदी का सामना करते हुए मैडम जू फिर भी अपनी ताकत देने के लिए शहर में चली गईं और पहले की तरह सैनिकों के साथ ढोल पीटने लगी। हालांकि शहर की दीवार के नीचे खड़े होने पर मैडम जू गिर गईं। वह पहले से ही बूढ़ी थी, उनका शरीर पहले से भी कमजोर था। वह लगातार कई दिनों से बहुत ज्यादा सोच रही थी। अब उनकी शारीरिक शक्ति बेहद कमजोर हो गई थी। बेहोश होने के बाद उनकी बीमारी और भी गंभीर हो गई थी। इस बार रक्षा का कमांडर लेई यान था। हालांकि उसने मैडम जू के पतन की खबर छिपाने की कोशिश की, फिर भी यह खबर शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों के बीच तेजी से फैल गई। 3 लाख जियोंगनू घुड़सवार, दिन हो या रात, आगे बढ़े। हमला एक बढ़ती हुई लहर की तरह था। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि इसे गरज और बिजली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस स्थिति में कि मार्क्विस की मुख्य सेना अभी तक वापस नहीं लौटी थी। आज की लड़ाई का लक्ष्य जियोंगनू जनजाति के हमले का विरोध करना था, सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार करना। हालांकि जियोंगनू ने 3 दिनों तक शहर को घेर रखा था। दबाव इतना ज्यादा था, ऐसा लग रहा था कि वेई परिवार के सैनिक अपने विश्वास की बदौलत इस क्षण तक टिके रहने में सक्षम थे। मैडम तू उनकी विश्वासपात्र की तरह थी। अब वह अचानक गिर गई और आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और बचाव करने वाली सेना का मनोबल कुछ हद तक प्रभावित हुआ था। बाद में खबर आई कि जियोंगनू जनजाति के वाम राजा क्राउन प्रिंस वू वेई व्यक्तिगत रूप से शांगगू गए और उनसे आग्रह किया कि वे युयांग को पकड़ने के लिए 10,000 टैल सोने का इनाम दें। जियोंगनू लोग उत्साही, अभिमानी थे। शांगगू के उत्तरी द्वार पर भेड़ियों के झंडे हर जगह थे, पूरे आकाश को ढंकते हुए। रक्षा के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। वी सैनिकों के चेहरे चिंता और थकान से भरे हुए थे। जियोंगनू के साफ कवच की आवाज हवा के साथ शहर में धीरे धीरे बह रही थी। मैडम तू जाग उठी, धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हत्या और हत्या की आवाज उसके कानों के चारों ओर गूंज रही थी, शहर की दीवारों पर आकाश को हिला रही थी। वह जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन दादी झोंग ने उसे रोक दिया। युद्ध की स्थिति कैसी है? हमें अकेले ही जाना होगा, मुझे मत रोओ। महिला सेना आ गई है। जाइंगनू के जोर से चिल्लाहट उसके कानों से टकरा रही थी। जब आकाश धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया, प्रत्येक चेहरा रक्त और पागलपन में ढका हुआ भी देखने लगा। इस क्षण में शहर की दीवार के ठीक पीछे उच्च मंच पर युद्ध के ड्रमों की आवाज जो पूरे दिन चुप हो गई थी। किसी ने ड्रमों को पीट दिया था। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मैडम जू एक बार ऊंचा था, अब एक और व्यक्ति था। वो के कारण हूणों को अब अपने घोड़ों को दक्षिण की ओर जाने देने की हिम्मत नहीं रही। अब हूण इसके गौरव को अपमानित करना चाहते हैं। क्या सभी इसे सहन कर सकते हैं? सेना के जवान आ रहे हैं। हर किसी का जनरल अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाला है। वह चाहते हैं कि लोग धैर्य रखें। वेई कबीले की महिला सेना की ओर से मैं सभी से शपथ लेती हूँ कि मैं यहाँ डटी रहूंगी और सभी के साथ मिलकर अंतिम क्षण तक जियोंगनू से लड़ूंगी। महिला सेना के युद्ध के ड्रमों की आवाज शहर की दीवार के नीचे के हंगामे को दबाती हुई प्रतीत हुई। नहीं, नहीं, सैनिकों के समूह ने अपने डर से अपना संयम वापस पा लिया। वे गुस्से से चिल्लाए, उनकी दहाड़ से आकाश और पृथ्वी हिल गए। अध्याय 153। शांगवू की रक्षा के लिए लड़ाई आधे महीने से ज्यादा समय से चल रही है। हर ठोस चट्टान ने एक ठोस दीवार बना दी है। हर जगह तलवारों के निशान और जलती हुई आग के निशान हैं। खून के धब्बों ने शहर की दीवार के नीचे की काली मिट्टी को लाल रंग दिया। परत दर परत पत्थर की दीवारों में रिसते हुए हवा खून की बदबू से भर गई।
जियोनग्नु का आक्रमण एक बढ़ते ज्वार की तरह था। प्रत्येक समूह आगे बढ़ता था, फिर प्रत्येक समूह को पीछे धकेला जाता था। कुछ दिन पहले कियाओ सी के नेतृत्व में 50,000 जियांग सैनिक आखिरकार शहर में पहुंचे और घेरे में फंसे वेई सैनिकों की मदद की। जियांग सैनिक इतने तेज थे कि वे अपने कान नहीं ढक सकते थे, जबकि जियोनग्नु सेना अभी भी तैयार नहीं थी। उन्होंने किनारों पर हमला किया, जिससे एक अंतर पैदा हो गया। शहर में वेई सैनिकों ने खबर सुनी और युद्ध के नगाड़ों की आवाज के साथ उन्होंने शहर के दरवाजे खोले और जियांग सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए आगे बढ़े। जियोनग्नु मैदानी घुड़सवार सेना में सबसे अच्छे थे और भारी पैदल सेना ने करीब से हमला किया। शहर पर कई दिनों तक असफल हमला करने के बाद उनका मनोबल भी कुछ हद तक गिर गया था। अचानक बदलाव आया और जियोनग्नु सैनिक बिना तैयारी के थे और उन्हें 10 मील से ज्यादा पीछे खदेड़ दिया गया, जिससे कई हजार घुड़सवार सेना के नेता मारे गए, जो बेहद विनाशकारी था। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कितने सुदृढ़ीकरण थे, वो वेई ने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी ताकत को बचाने और दुश्मन की स्थिति के बारे में जानने के लिए जल्दी से अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। 10 दिनों की भीषण घेराबंदी के बाद सुदृढ़ीकरण समय पर पहुंच गए थे और इस तरह वे स्थिति को हल करने में सक्षम थे। वेई सैनिकों ने बहुतों के खिलाफ कुछ के साथ लड़ाई लड़ी और अनगिनत लोगों ने जियोनग्नु के खिलाफ लड़ने के लिए बहादुरी से खून में नहाया। वेई राजवंश की महिला सम्राटों की 2 पीढ़ियां एक साथ दीवार पर चढ़ी, सेना और लोगों के साथ एक साथ रहीं और मरीं। यह खबर पूरे ngudoong प्रदेश में पंख की तरह फैल गई। अधिक से अधिक लोग, भले ही वे भाग रहे थे, सभी दिशाओं से स्वेच्छा से यहाँ लौटने लगे। मृत सैनिकों के कवच पहने हुए, खून से सनी तलवारें और भाले पकड़े हुए पुरुष सुरक्षा के लिए लड़ाकू बल की पंक्तियों में शामिल हो गए। महिलाएं शियाओ कियाओ का अनुसरण करती हुई, बीमारों की देखभाल करती हुई, जोश से लड़ रहे सैनिकों को गर्म भोजन और गर्म पानी परोसती हुई चली गईं। कुछ ही दिनों में दसियों हजार लोग स्वेच्छा से युद्ध में शामिल होने के लिए एक साथ लौट आए। सेना और लोग पहले से कहीं ज्यादा एकजुट थे, एक समान नफरत के साथ। हर किसी के मन में एक ही विचार था, उन्हें दृढ़ रहना चाहिए, उन्हें एक भी कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। वो वेई को युद्ध की स्थिति के बारे में बेचैनी महसूस होने लगी। वह चान्यू का बेटा क्राउन प्रिंस तू क्वी था, लेकिन शाही दरबार में उनकी प्रतिष्ठा उनके चाचा राजा वू झोक्वो के बराबर नहीं थी। उस साल वू झोक्वो ने वेई की बेटी को अपनी राजकुमारी के रूप में स्वीकार किया और जियोनग्नु ने इसे अहंकार नहीं माना, बल्कि सोचा कि वे वेई की बेटी को अपने सम्मान के रूप में स्वीकार करने में सक्षम थे। कुछ साल पहले वू झोक्वो ने वेई की राजकुमारी के बेटे वेई यान का भी स्वागत किया था। जियोनग्नु के शाही परिवार या कुलीन वंश में किसी के पास हान रक्त वाला कोई व्यक्ति होना असामान्य नहीं था। इस समय शाही दरबार में राजा यीतुरुओ और राजा यीझेजी सलाहकार थे, जिन पर चान्यू का बहुत भरोसा था और राजकुमारी से शादी करने के बाद हान राजवंश द्वारा भी उन्हें भेजा गया था। ये लोग वेई यान की तरह नहीं थे, जो पहली मुलाकात में वो वेई को अभूतपूर्व भय का एहसास करा सकते थे। कुछ ही वर्षों में वेई यान की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। वह उस पहाड़ी दर्रे को जीतने में सक्षम था जिस पर डोंगहू लोगों ने दशकों तक लगातार कब्जा किया था, और डोंगहू भूमि को जियोनग्नु के 24 विभागों में से एक में शामिल किया। जियोनग्नु लोग उसे प्यार से हुतुकुन कहने लगे, यहाँ तक कि चान्यू ने उसे विशेष रूप से जियांजियांग का राजा नियुक्त किया, जो एक महान राजा की उपाधि थी जो 1000 घुड़सवारों की कमान संभालने के योग्य था। इसलिए वो वेई इस व्यक्ति से बेहद सावधान था। इसलिए कुछ समय पहले
जब लांग्या दरबार के सम्राट लियू यान ने जियोंगनू से सेना उधार लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए एक दूत भेजा, तो वू वेई ने भी चीजों को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की और आखिरकार चान्यू को सेना भेजने के लिए राजी कर लिया और उसे दक्षिण की कमान सौंप दी। उनकी गणना के अनुसार इस समय उन्हें बहुत पहले ही यू यांग को हरा देना चाहिए था, न केवल कई वर्षों तक वेई कबीले द्वारा अब तक प्रताड़ित किए जाने की नाराजगी को धोने के लिए और पूरी है साओ भूमि को छीनने के लिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमजोर पर मजबूत की जीत के नियम के अनुसार जीतने वाला जियोंगनू के शाही तंबू को हासिल करेगा। उसे वास्तव में इस जीत की आवश्यकता थी ताकि चान्यू और कबीले के लोग, हुयान कबीले, तूबो कबीले, क्यूलिन कबीले, जो हमेशा उसकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, स्पष्ट रूप से देख सकें। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शांगगु में यह लड़ाई इस तरह खिंच जाएगी। वह वेई कबीले के 100,000 रक्षकों को नष्ट करने और उन्हें जियांग कबीले के सैनिकों से सुदृढ़ीकरण उधार लेने का अवसर नहीं दे सकता था। वह लड़ने का सबसे अच्छा मौका खो देगा, और अगर यह एक दिन से अधिक समय तक खिंचता है तो समय और भी अधिक नुकसानदेह होगा। यदि वह देरी करना जारी रखता है और वेई शाओ के पीछे हटने तक इंतजार करता है, तो वह स्थिति के बारे में और भी कम निश्चित होगा। उसने जियोंगनू की सबसे कुलीन सेना की कमान संभाली और कुछ को हराने के लिए संख्या का इस्तेमाल किया। वह इस लड़ाई में हार नहीं सकता था। अगले दिन वू वेई ने अपने आदमियों को फिर से बुलाया। भोर से एक पल पहले उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हुए हान जियांग सहयोगी सेना पर दूसरा शक्तिशाली हमला करने का आग्रह किया। एक व्यक्ति को मारो और तुम्हें इनाम मिलेगा। 10 लोगों को मारो और तुम्हें इनाम मिलेगा। महिला 100 लोगों को मार डालो, सेंचुरियन कमांडर की उपाधि से सम्मानित हो। यदि आप शहर को तोड़ सकते हैं, वेई कबीले की महिला जनरल को पकड़ सकते हैं जो अपनी शक्ति दिखाने के लिए ड्रम पीट रही है, तो मैं आपको मार्क्विस की उपाधि प्रदान करूंगा। भीषण युद्ध सुबह से शाम तक चला। लेई यान और कियाओ सी ने निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी, दुश्मन के खिलाफ मौत का बचाव किया। हत्या की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। शहर के गेट के पास बंजर भूमि में लाशें इतनी घनी थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। जियोंगनू ने अपने हमवतन लोगों की लाशों की परतों पर कदम रखा जो ढेर हो गई थी, और उन्होंने शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। दीवार के शीर्ष पर यदि एक व्यक्ति गिर गया तो पीछे कोई और तुरंत खाली जगह को भर देगा। तीरों की बौछार सिर के ऊपर से गुजरी। एक तीर गिरा और एक मृत सैनिक की पीठ में जा लगा, जो टियोक्यू से सिर्फ आधा कदम की दूरी पर था। उसे बहुत पहले ही डर लगना बंद हो गया था। वह और 2 महिलाएं पत्थर की तोपों की एक टोकरी लेकर शहर की दीवार पर चढ़ती रहीं। तभी उन्हें खून से लथपथ चेहरे वाली जिया तू अपनी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। महिला सेना, अपने अधीनस्थ का पालन करें, नकली तू चिल्लाया। क्या शहर नष्ट होने वाला है? जियाओ कियाओ ने फिर पूछा। उसका स्वर अत्यंत शांत था। वह कई दिनों और रातों से सोई नहीं थी। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सूखी थीं। हवा ऐसे बह रही थी जैसे कि उसमें थोड़ी नमी हो, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। दक्षिण पूर्वी दीवार टूट गई है। युवा मास्टर क्यू ने लोगों को अंतराल को भरने के लिए प्रेरित किया है। सभी सैनिक सड़कों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, थोंको के साथ रक्षा करने की कसम खा रहे हैं, आधा कदम भी पीछे नहीं हटने का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। जनरल लेई ने अपने अधीनस्थों को महिला सेना को तुरंत वहां से ले जाने का आदेश दिया। शेष महिलाओं को भी तुरंत शहर से बाहर ले जाया गया। सभी लोग दक्षिणी द्वार पर जाए। हमें यहाँ आप लोगों की जरूरत नहीं है,
जियाओ कियाओ ने महिलाओं के समूह से कहा। सभी की आंखों में आंसू थे। वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गईं और जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। अगर शहर की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क पर लड़ाई में बदल गई तो क्या होगा? जियाओ कियाओ भी अपने दिल में समझ गई कि अगर वह रुकी तो वह निश्चित रूप से बोझ बन जाएगी। मैडम जू की बीमारी बद से बदतर होती जा रही थी। सौभाग्य से कुछ दिन पहले उसे शांगगु से बाहर ले जाया गया था। 3 लाख जियोंगनू घुड़सवारों की भयंकर गति का सामना करते हुए इस क्षण तक टिके रहने में सक्षम होने के लिए यहाँ सभी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करके दीवार को पकड़ लिया। महिला सेना जियातु को लगा कि वह थोड़ी अलग है। उसने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब वह उसे छूने ही वाला था तो रुक गया। टियू कियू ने अपना संयम वापस पाया, अपनी आंखें खोली और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अब निकल रहा हूँ। अचानक उस समय दूर से हजारों घोड़ों की सरपट दौड़ की हल्की दहाड़ सुनाई दी। पहले तो यह धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे यह गड़गड़ाहट जैसी हो गई, जो कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। ध्वनि और भी मजबूत होती गई। दीवार के नीचे की जमीन और गार्ड टॉवर भी एक साथ हिलने लगे, जैसे भूकंप में हिल रहे हों। दोनों पक्ष तब तक लड़ रहे थे जब तक कि उनकी आंखें लाल नहीं हो गईं, लेकिन वे इस तेजी से स्पष्ट भूकंप को महसूस नहीं कर सके। खूनों ने चढ़ना बंद कर दिया। दीवार पर सैनिकों ने अपनी तलवारें रोक दीं और उस दिशा में देखने के लिए अपने सिर घुमाए। जियाओ कियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर ली। वह दीवार पर बने ऊंचे मंच पर भागी और बाहर देखने लगी, जहां दोपहर का सूरज डूब रहा था। क्षितिज के अंत में दूर के मैदानों में उसने एक लंबी काली सेना को एक पंक्ति की तरह देखा, जो शहर की ओर बढ़ रही थी, उसकी ओर भाग रही थी। शांगगु की रक्षा के लिए कठिन लड़ाई 22वें दिन तक चली और अंत में यान हो वेई शाओ ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। वेई यान ने अकेले ही अपना घोड़ा रोक लिया। ऊंची पहाड़ी पर वह दूर से सेना की छाया को देख रहा था, जो हल्के पीले सूर्यास्त में नहा रही थी। उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था। एक पल बाद उसने धीरे से अपनी आंखें शांगगु गढ़ की ओर घुमाईं। दूरी काफी थी, इसलिए वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसने केवल ऊंचे खाली मंच पर एक सुंदर आकृति को अस्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वह जानता था कि वह व्यक्ति वही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी उसे तुरंत पहचान सकता है। एक कम चिल्लाने दे, अपना सिर घुमाया और सर पर दौड़ गया। उसका आंकड़ा धीरे धीरे पहाड़ी के अंत में गायब हो गया। आधे से अधिक महीने से अधिक, और अंत में यह बिना किसी और देरी के समाप्त हो सकता है। जियोंगनू ने अपना सैन्य लाभ खो दिया और शहर पर हमला करने के लिए संघर्ष करने के कुछ दिनों के बाद उनका मनोबल और भी गिर गया और पलक झपकते ही वे रसातल में गिर गए। थोड़े प्रतिरोध के बाद उनके सैनिक ढहते पहाड़ की तरह पराजित हो गए और वे बिखर गए और उत्तर की ओर भाग गए। अगले दिन तक पीछा करने वालों का पीछा किया गया। जियोंगनू की मृत्यु हो गई, घायल हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया, जिनकी संख्या सैकड़ों हजारों में थी। कई बार यह स्पष्ट था कि अगर थोड़ा और होता तो शहर के रक्षक प्रतिरोध नहीं कर पाते और शहर को तोड़ने का क्षण उनकी आंखों के सामने था। लेकिन फिर वह अवसर यूं ही निकल गया। गढ़ अभी भी वहीं खड़ा था, एक दीवार से अलग लेकिन फिर भी अविनाशी। जब वो वेई घबराकर नदी पार करके घास के मैदानों की ओर भागा, तब भी उसे यकीन नहीं हुआ। वह खुश और संतुष्ट था, अपने सैनिकों को दक्षिण की ओर हमला करने के लिए ले जा रहा था। लेकिन अंत में जब वह वापस लौटा तो उसे बहुत ही दयनीय अंत मिला।
शांगु ने कठिनाई का समाधान कर लिया था। पिछले कुछ दिनों से गढ़ के ऊपर का उजाड़ और भारी आसमान आखिरकार धीरे धीरे छंट गया। हर जगह हंसी गूंज उठी। जियो कियाओ को अपनी सांस पकड़ने का समय नहीं मिला और वह जल्दी से शहर के गेट की ओर भागी, जो कुछ ही दूरी पर था, जहां उसके छोटे भाई का इलाज चल रहा था। कियाओ सी का हाथ उसके पीछे घायल था और सैन्य चिकित्सक उसका इलाज कर रहा था। क्योंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था, उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आत्मा बेहद उत्साहित थी। उसने सैन्य चिकित्सक को उसका इलाज करने देने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि वेई परिवार के सैनिकों के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था और हंस रहा था। युवा मास्टर कियाओ, मैंने सुना है कि जियांग कबीले की महिलाएं बहुत आकर्षक और कामुक होती हैं, है न? अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, तो आप उन्हें खुश करने के लिए फूल देने की पहल करेंगे। युवा मास्टर कियाओ इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आपको बहुत सारे फूल मिलते हैं, है न? एक आदमी ने एक सैनिक के घावों पर पट्टी बांधते हुए एक सवाल पूछा। महान युद्ध के बाद पुरुष अनिवार्य रूप से इसके बारे में सोचते हैं। क्यों तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। पिछले कुछ दिनों में वह वेई परिवार के सैनिकों और उन्हें बचाने आए जियांग कबीले के सैनिकों के साथ एक सहजीवी बच्चे की तरह रह रहा था, एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वे उसके अपने लोग हों। उस सैनिक को उत्सुकता से सवाल पूछते देख सुनने वाले सभी लोग जोर से हंस पड़े। कियाओ सी का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और देखा कि जियाओ कियाओ अंदर आ रही है। उसकी आंखें चमक रही थी। वह खुशी से ए सिस्टर कह रही थी। उसका स्वागत करने के लिए तुरंत खड़ी होने का इरादा था। जियाओ कियाओ ने उसे खड़े न होने का इशारा किया। सैनिकों के समूह ने अपना सिर घुमाया। महिला सैनिक को आते देख उन्होंने जल्दी से उसके लिए रास्ता बनाया। प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र, जो पहले हंसी से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया। अनगिनत आंखें उसकी ओर देख रही थी। जियाओ कियाओ जल्दी से कियाओ सी की ओर चली गई। उसने देखा कि उसके शरीर पर खून से सना हुआ युद्ध का लबादा अभी तक नहीं बदला गया था। वह घायल था। उसके माथे से अभी भी खून बह रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपना हाथ धीरे से छूने के लिए बढ़ाया और पूछा, क्या यह दर्द करता है? क्यों तू मुस्कुराया? बस एक छोटी सी चोट है, कोई दर्द नहीं। आसपास खड़े सैनिकों ने यह देखा और वे प्रशंसा से भर गए। क्या आप ठीक हैं, बहन? मैं ठीक हूँ। क्यों क्यों मुस्कुराया? हे प्रभु, क्या मेरे पति अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? एक सैनिक ने पूछा। टियो कियो ने अपना सिर उठाया और देखा कि कई आंखें उसे देख रही हैं। उसने सभी को सिर हिलाया और जवाब दिया, बुढ़िया को वापस गुडोंग में लाया गया है ताकि वह स्वस्थ हो जाए। वह निश्चित रूप से जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, सैनिकों। इस बार यह सब सभी के निस्वार्थ प्रयासों की बदौलत ही संभव हो पाया कि गढ़ को बचाए रखा जा सका। मार्क्विस की ओर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हम रानी के लिए बलिदान देने में संकोच नहीं करेंगे, भले ही हमें मरना पड़े, एक साहसी सैनिक जोर से बोला। सभी ने भी एक स्वर में कहा। जियाओ कियाओ मुस्कुराई, जलती आंखों से हर सैनिक के चेहरे को देखती हुई। अचानक उसे चक्कर आने लगा। पिछले कुछ दिनों से मैडम तू बीमार थी। उसे वास्तव में सांस लेने का समय नहीं मिला था। पहले वह अपने विचारों पर निर्भर थी कि वह गिर न जाए। अब तक टिकने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार शहर को राहत मिली, यह जानकर कि उसका छोटा भाई घायल हो गया था। वह जल्दी से उसे देखने गई। यह देखकर कि वह ठीक है, उसका पूरा शरीर बहुत अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था। उसका शरीर अचानक टूट चुके धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त था, अब और टिकने में असमर्थ था। बड़ी बहन मिस
उसके कानों में शोर और सबकी घबराई हुई आवाजों के बीच उसका शरीर शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 154। ट्यू क्यू को लगा कि वह बहुत देर से सो रही है। सपने में उसे लगा कि उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा है, बहुत हल्का। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में लौट आई हो। वह अब कियाओ नू नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने माता पिता द्वारा लाड प्यार की गई बच्ची थी, बिना किसी बोझ के, बिना किसी जिम्मेदारी के। जो चाहती थी वो कर रही थी। वह बस खुद थी। उसे उस एहसास का अनुभव हुए काफी समय हो गया था। जियाओ कियाओ जागना भी नहीं चाहती थी। वह बस लंबे समय तक एक सपने में खो जाना चाहती थी। हालांकि कहीं उसके दिल की गहराई में ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी बंधी हुई है, कई बार उलझी हुई है, हजारों धागों की तरह जो कभी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। वह खुद से कहती रही कि उसे जागना ही होगा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह जाग गई। उसने अपने कानों में एक चिंतित आवाज सुनी। पहले तो यह काफी अस्पष्ट लगी, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गई। यह उसके छोटे भाई की आवाज थी। मेरी बड़ी बहन कैसी है? युवा मास्टर कियाओ, चिंता मत करो। रानी बहुत थक गई थी, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उसे कुछ दिन आराम करने की जरूरत थी और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसकी पलकें थोड़ी हिली। यह सिर्फ एक पल की बात थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे सपने में बहुत समय पहले की बात हो। वह अभी बेहोश हो गई थी। क्या तुम नहीं देखते? बहुत अधिक चिंता भ्रम पैदा करेगी। कियाओ सी ने अपनी आवाज ऊंची की। जियाओ कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। कियाओ सी उसके बगल में थी। उसका चेहरा लाल था क्योंकि उसने अपनी आवाज सैन्य डॉक्टर को दी जो उसके ठीक बगल में घबराया हुआ था। युवा मास्टर कियाओ, देखो, महिला सेना जाग गई है। सैन्य डॉक्टर ने अपना पसीना पोंछा और खुशी से कहा। कियाओ सी ने अपना सिर घुमाया। निश्चित रूप से जियाओ कियाओ जाग गई थी। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी बहन जाग गई है। आप कैसे हैं? अभी अभी आप अचानक बेहोश हो गई। मैं बहुत डर गई थी। ट्यू क्यू को बहुत थकान महसूस हुई। उसने अपना संयम वापस पाया। मैं ठीक हूँ। जैसा कि सैन्य डॉक्टर ने कहा था, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। थोड़ी देर आराम करो और सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा चिंता मत करो। कियाओ सी ने राहत की सांस ली। बहनें, अच्छी तरह आराम करो। जीजाजी व्यक्तिगत रूप से जियोंगनू जनजाति का पीछा करेंगे। वह जल्द ही लौट आएंगे। शहर के उठा लिए जाने के बाद वेई शाओ ने उत्तर की ओर पीछा जारी रखने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। कियाओ सी द्वारा लाए गए जियांग जनजाति के सैनिक और लेईयान के शहर रक्षक सैनिक अस्थायी रूप से पीछे रह गए। जियो कियाओ ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। अचानक इस समय दरवाजे के बाहर जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। उसके बाद जियासी की आवाज आई। मिस यू यांग तत्काल रिपोर्ट कर रही हैं। घर पर कुछ हुआ है। देर रात पैतृक हॉल में आग लग गई थी। झोशी पैतृक हॉल में फंस गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी जब नौकर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए आग के समुद्र में गया तो वह बुदबुदाती रही। खून आ रहे हैं। हमें सड़क की सुरक्षा करनी चाहिए। खून आ रहे हैं। मुझे पैतृक हॉल की रक्षा करनी चाहिए। इससे पहले मैडम तू बीमार थी। उन्हें आराम करने के लिए पास के शहर वू झोंग में भेजा गया था। नौकरों ने मैडम को परेशान करने के डर से यह खबर देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे जियो कियाओ के स्थान पर चले गए। लौटने का समय लगभग 7 या 8 दिन पहले था। अंत में श्रीमती झो पीड़ा सहन नहीं कर सकीं। वह फैन यांग से यू यांग में वेई परिवार के पास लौट आईं। उस दिन जब कियाओ नू ने फैन यांग को छोड़ा
तो उसके व्यवहार और उसके बोलने के तरीके ने श्रीमती झो को बेहद दबाव महसूस कराया। उसके दिल में एक विचार उठा, अगर क्याओ नू कुछ कर सकती है तो वह भी ऐसा कर सकती है। वह वेई परिवार की मालकिन थी। वह क्याओ नू को खुद को इस तरह से कम नहीं कर सकती थी, और इससे भी अधिक, वह मैडम जू और उसके बेटे को उस विचार के साथ नीचे नहीं देख सकती थी। वह अपने दिल में डर को दबा देती थी और घर से बचती थी। आयोंगनू बहुत अधिक और केवल उम्मीद थी कि शांगगू में वेई परिवार के सैनिक तब तक कायम कर सकते हैं जब तक कि उसके बेटे ने अपने सैनिकों को वापस ले लिया। हालांकि उसके बाद युयंग के लोगों ने अफवाहें फैली कि क्योनू ने मैडम जू की स्थिति को बदल दिया था, जो कि शहर को बचाने के लिए था। सख्त हो गया था और वह एक बार फिर से गंभीर रूप से मारा गया था। तो आने वाले दिनों में मुझे डर है कि क्याओ नू अपने बेटे के दिल को कसकर पकड़े रखेगी। वह बेहद हताश, क्रोधित और दुखी थी। वह पूरी रात सो नहीं सकी। उसके दिल के कोने में, उसके मन में एक ऐसा काला विचार भी था जिसने उसे डरा दिया था। उसे उम्मीद थी कि शांगगु नष्ट हो जाएगा और यू यांग भी खो जाएगा। इस तरह क्याओ नू की सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी और वह अपने बेटे के दिल में हमेशा के लिए रहने के लिए वेई परिवार की रक्षक होने का दिखावा कर सकती थी। भले ही उसे मौत का डर हो, लेकिन जब तक उसका बेटा वहाँ है, तब से उसके दिल में उसकी माँ की स्थिति थोड़ी भी नहीं डगमगाएगी। झोशी उस विचार में खो गई थी, जैसे वह पागल हो गई हो, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो। वह लगातार कल्पना करती रही कि डुओंग गढ़ नष्ट हो गया है। हून जंगली जानवरों की तरह शहर के द्वार पर लूटपाट करने के लिए दौड़ रहे हैं। उसी क्षण वह वेई परिवार की रक्षा के लिए पैतृक हॉल के मुख्य द्वार के सामने मजबूती से खड़ी हो गई, ताकि उसका बेटा, लेडी तू और सभी वेई परिवार के सैनिक उसे देख सकें। वह चू थी, सच्ची मालकिन थी जो वेई परिवार के साथ जी सकती थी और मर सकती थी। और वह चू थी के पूरे जीवन का सबसे शानदार और सम्मानजनक क्षण भी था। उसे अब डर नहीं लगता था। इतना ही नहीं, उसे यह भी उम्मीद थी कि वह क्षण जल्द ही आएगा। उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। पैतृक हॉल की ओर नॉन स्टॉप चिल्लाते हुए जाइंगनू पर हमला कर रहे हैं। फिर पैतृक हॉल में भाग गया। उसने सभी का पीछा किया, कसकर मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। लंबे समय के बाद नहीं, पैतृक हॉल में आग धीरे धीरे भड़क गई। कई दिनों तक पूरे शहर को कवर करने वाले लिंग का माहौल पूरी तरह से बह गया था। सभी के चेहरे खुशी से भर गए थे। ट्यू दवा का एक कटोरा लेकर आया और बिस्तर के पास बैठकर उसे पुकारने लगा। पहले तो चू थी अभी भी बेसुध और बेसुध थी। काफी देर बाद वह तेज आवाज सुनकर चौंक कर जाग गई। उसने धीरे से ट्यू के चेहरे की तरफ देखा। काफी देर बाद वह अचानक बिस्तर से उठी और ट्यू का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ी। हंस, खून, मैं वेई परिवार की मालकिन हूँ। With me here, don't you dare step into the WEI family's ancestral hall even half a step. Her eyes flashed with a strange light, gritting her teeth and screaming. Grandma Huang standing beside her was also so frightened that her face changed color. She shouted loudly no, then hurriedly rushed forward to stop her. Chu Shi's strength was not normal. 3 or 4 people stood and pulled on both sides. Finally they were able to remove the hand that was tightly gripping Xiao Qiao's neck. Chu Shi's 2 hands struggled in the air for a while. Her eyes rolled back and she fell back onto the bed, her body contracted, her mouth still mumbling non-stop. The medicine ball fell and broke on the ground. Xiao Qiao lay coughing on the ground. Grandma Huang hurriedly came to support her. Xiao Qiao covered her neck, waved her sleeve. You go take care of the old lady. Suddenly, there was the sound of hurried footsteps outside. Immediately after,
The main door was pushed open by someone outside. Xiao Qiao turned her head, saw Wei Shao appear right in front of the door. On his body was a battle armor that had not been taken off yet. बाहर उसके लबादे का किनारा खून से सना हुआ था। दक्षिणी स्वामी लोगों का समूह, बूढ़ी महिला हुआंग दंग रह गई, फिर जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। वे दोनों तरफ घुटने टेक कर बैठ गए, सिर झुका लिया, आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वेई शाओ की नजर बिस्तर पर लेटे झो शी पर रुक गई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से अंदर चला गया, जियो कियाओ को पार करते हुए और बिस्तर की ओर दौड़ा। माँ, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? उसने अपनी आवाज उठाई और जोर से चिल्लाया। दक्षिणी स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, डॉक्टर कल रात पूरी रात मैडम के साथ रहे, जाओ उसे तुरंत बुलाओ। दादी हुआंग जल्दी से उठीं, घबरा गईं और किसी को बुलाने के लिए बाहर भागी। थ्यूनी, क्या यह तुम हो? तुम वापस आ गए। झो शी ने धीरे से अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं। वेई शाओ को गौर से देखते हुए उसने उसके चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की पूरी कोशिश की। माँ, आपका बेटा विश्वासघाती था और देर से आया, जिससे आपको इस तरह से कष्ट उठाना पड़ा। वेई शाओ ने झो शी के पट्टी लगे हाथ को कसकर पकड़ लिया, धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ शाओएर, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी, उसके मुंह के कोने संतुष्टि से मुस्कुराए। उसने बुदबुदाया, हूणों ने यहाँ हमला किया है, उन्होंने युयांग के द्वार तोड़ दिए हैं, वे हमारे वेई परिवार के पूर्वजों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं पैतृक मंदिर की मृत्यु तक रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं हूणों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। वेई शाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके कंधे थोड़े पीछे झुके हुए थे। उसने अपनी सिसकियों को रोकते हुए जवाब दिया, आपका बेटा सब कुछ जानता है। माँ, अब और मत बोलो, पहले आपकी चोटों को ठीक करना अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। चू थी की नजर अचानक वेई थियू के पीछे तियू क्यू पर पड़ी। अचानक उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने तियू क्यू की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे बाहर जाने के लिए कहो, मैं उसे नहीं देखना चाहती। उसने भौहें सिकोड़ी, दांत पीसते हुए कहा, उसके गले से रोने की आवाजें निकल रही थी। माँ, शांत हो जाओ। वेई शाओ ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाओएर, क्या तुम अब भी उसकी रक्षा करना चाहती हो? वह एक जियोनग्नु है, एक जियोनग्नु। हमारा वेई परिवार हूणों को माफ नहीं करेगा। झो शी की आंखें पीछे की ओर घूम गईं। उसका पूरा शरीर बिना रुके कांप रहा था। वेई शाओ ने अपना सिर घुमाया, जियो कियाओ को देखा जैसे वह उससे जाने की भीख मांग रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं, मानो आंसू हों। जियो कियाओ ने उसे देखकर सिर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हट गई। दरवाजे की तरफ चलती हुई वह मुड़ी और बाहर चली गई। वेस्ट रूम में लौटने के बाद उसने मोमबत्ती की रोशनी को देखा और बहुत देर तक वहां बैठी रही। जुआन नियांग और फीफी अभी भी फैन यांग में थे। कोई भी उन्हें लेने नहीं आया था, इसलिए वे अभी तक वापस नहीं आए थे। अगले दिन भोर में जब वेई शाओ वेस्ट रूम में लौटी तो कमरे में कोई नहीं था। बूढ़ी नानी ने कहा, कल रात लेडी पूरी रात वू झोंग के पास चली गई थी। मैडम तू को यहाँ लाए जाने के बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। जब जियाओ कियाओ वहां गई तो उसकी आत्मा में भी बहुत सुधार हुआ। आधे महीने बाद चू की मौत की खबर लाई गई और मैडम तू को जियाओ कियाओ ने टहलने के लिए आंगन में मदद की। जब उसने खबर सुनी तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली,
एक मूर्ख व्यक्ति भी एक दयनीय व्यक्ति होता है। अध्याय 155। लंबा और दमघोंटू अंतिम संस्कार आखिरकार समाप्त हो गया। वापस लौटने के बाद जियाओ कियाओ ने फेई फेई को शोक के कपड़े पहनाए, उसे साफ किया, फिर उसे गले लगाया और बिस्तर पर बैठ गया, खड़खड़ाहट को हिलाते हुए उसे अपनी ओर रेंगने के लिए मना रहा था। जब माँ और बेटी खेल रही थी, तब वेई शाओ शोक के कपड़े पहने हुए अंदर आया। फेई फेई ने अपने पिता को देखा, 2 बार बड़बड़ाया और फिर पलटकर उनके पास रेंगने लगा। बिस्तर पर रेंगते हुए जियाओ कियाओ को डर था कि उसका बच्चा गिर जाएगा, इसलिए वह उसे वापस ले जाना चाहती थी। लेकिन वेई शाओ तेजी से उसके करीब गया और जैसे ही उसने फेई फेई को पकड़ा, उसने उसे उठा लिया और हवा में ऊंचा उठा लिया। अब फेई फेई बहुत बहादुर थी और उसे अपने पिता द्वारा इस तरह से पकड़े जाने का डर नहीं था, और वह जोर से हंसी भी। वेई शाओ ने अपनी बेटी को गले लगाया और थोड़ी देर उसके साथ खेला, फिर उसे जुआन नियांग को सौंप दिया। जुआन नियांग उसे कमरे से बाहर ले गया। कमरे में केवल जियाओ कियाओ और वह ही रह गए। उसने अपने शोक के कपड़े उतार दिए, वह बिस्तर पर रेंग कर गया और उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। यार, यह सब तुम्हारी बदौलत है। यह उसके लिए कठिन था और उसे दुख पहुंचाता था। अंतिम संस्कार, उनके सभी जटिल और कष्टकारी अनुष्ठान। एक पुत्रवत पुत्र के रूप में वह पिछले कुछ दिनों में इतना व्यस्त था कि उसे सोने का समय ही नहीं मिला, और वह कल पूरी रात जागता रहा, और अब उसकी आवाज कर्कश और धीमी हो गई थी। वह दूसरे व्यक्ति के कोमल माथे और सुंदर कानों को चूमता रहा, अपने विचार उसके कान में फुसफुसाता रहा। जियाओ कियाओ उसके सीने में झुक गई, ऊपर देखती रही जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से रक्तवाहिकाएं भरी हुई थी, और पर्याप्त नींद न मिलने से थकान के अलावा कृतज्ञता और शर्म भी थी। जियाओ कियाओ मुस्कुराई, मैं पीड़ित नहीं हूँ, नहीं, मैं गलत महसूस कर रही हूँ। मैं बस अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सौभाग्य से सेना और लोगों ने भी वही नफरत साझा की, और जियांग सैनिक समय पर बचाव के लिए आ गए, जिसकी बदौलत मैं अपने पति के लौटने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने में सक्षम थी। वेई शाओ ने अपने माथे पर लटके बालों को धीरे से हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे गौर से देखते हुए। उसकी कर्कश आवाज दया से भर गई। मैंने सुना है कि तुम उस दिन शांगगु में बेहोश थी, और तुमने अभी तक शादी भी नहीं की है। मेरे पास सांस लेने का समय था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे अपनी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की चिंता थी। रात को बस फी की देखभाल जुआन नुओंग को सौंप दो। पहले तुम्हें आराम करना चाहिए, क्यू क्यू ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए भी यही, पति। इन दिनों में मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा थके हुए हैं। अगर कुछ और नहीं है तो जल्दी आराम करो। यार, तुमसे शादी कर पाना मेरे लिए सबसे खुशकिस्मती की बात है। शायद वह भी बहुत थका हुआ था। उसके बगल में लेटने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत सो गया। जियो कियाओ ने उसे अपने कान में बुदबुदाते हुए सुना। वेई शाओ बहुत देर तक सोया। जब वह उठा तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी नीचे के पर्दों से होकर अंदर आ रही थी, बिस्तर के उजले हिस्से पर चमक रही थी। थोड़ी चकाचौंध आंगन में फी के साथ खेल रही गीली नर्स और नौकरानी की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। फी की हंसी ऊंची थी, उदास या चिंतित नहीं, बिल्कुल चमकती हुई धूप की तरह लोगों को अनजाने में खुश कर देती थी। वेई शाओ के होंठ थोड़े उठे, अपनी बेटी की हंसी सुनने के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने बगल को छुआ, वहां कोई और गर्मी नहीं थी। वेई शाओ ने अपनी आंखें चौड़ी की, जमीन की ओर मुड़ा। थोड़ी देर खिंचने के बाद वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े पहने,
दरवाजा खोला। जियाओ कियाओ आंगन के गलियारे में नक्काशीदार खंभे के पास खड़ी थी। रिपोर्ट करने वाली बूढ़ी नानी से बातें कर रही थी। इस तरफ से आवाज सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वी शाओ दरवाजा खोल रहा था। जियाओ कियाओ ने जल्दी से प्रबंधकों को भगा दिया और उसका स्वागत किया। किसी को उसके लिए तौलिया और पानी लाने का आदेश देने के बाद उसने उसका चेहरा धोने में मदद की और व्यक्तिगत रूप से उसके कपड़े पकड़े और उसे कपड़े पहनने में मदद की। आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वी शाओ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम आज सुबह कब जागे? मुझे भी नहीं पता, ट्यू क्यू ने जवाब दिया, हर दूसरे दिन की तरह। मैंने देखा कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, उसने कहा और अपना सिर नीचे करके उसकी बेल्ट बांधने लगी। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा हुआ था। धीरे धीरे सहलाते हुए, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए, अंत में उसकी छोटी कमर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने दूसरे हाथ से उसने बेल्ट खींची जिसे उसने अभी अभी बांधा था, उसे एक तरफ फेंक दिया, फिर दूसरे व्यक्ति को कसकर गले लगा लिया, उसकी कोमल छाती को अपनी छाती से दबा लिया। मैन मैन, उसने उसे धीमी आवाज में बुलाया, उसके छोटे चेहरे, कानों के लोब और उलझी हुई कनपटी को चुमा। जियो कियाओ ने उसका हाथ अपनी कमर पर खींचा और कहा, दादी के यहाँ जाने का समय हो गया है। वेई शाओ ने उसकी नाक को छुआ। ठीक है। जियो कियाओ थोड़ा मुस्कुराई और फिर अपनी बेल्ट बांधने के लिए नीचे झुकी, इसे वेई शाओ की कमर के चारों ओर लपेट दिया। उसने कहा, कल मैं मिस्टर गोंगसन से मिली थी। मैंने सुना है कि आप कुछ दिनों में फिर से जाने की योजना बना रहे हैं। वेई शाओ ने सिर हिलाया। यांगत्जी नदी के दक्षिण में स्थिति अब अराजकता में है। सामंती प्रभुओं ने अपनी स्थिति स्थापित कर ली है। चेन यिंग अराजकता पैदा कर रही है और हालांकि लैंग्या गिर गई है, इस बार हमें अपने सैनिकों को उस क्षण का लाभ उठाने के लिए ले जाना होगा जब जियोनग्नू का मनोबल टूटा हुआ हो। उन्हें तांग किएन नदी से 1000 मील पीछे खदेड़ना होगा। उनके सभी कुलीन लोगों को नष्ट करना होगा और उनका मनोबल पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। इस युद्ध में जियोनग्नू ने लगभग 1 लाख लोगों को खो दिया। यह नुकसान काफी भारी था। आज की हार के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि कम से कम अगले 1 या 2 वर्षों में जियोनग्नू के मन में दक्षिण की ओर जाने का विचार नहीं आएगा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जल्दी से दक्षिण को शांत करना चाहिए। जब केंद्रीय मैदान एकीकृत हो जाएगा और दुनिया एकमत हो जाएगी, तो मैं भविष्य में जियोनग्नू में शामिल हो जाऊंगा। वेई शाओ अचानक रुक गया। जियो कियाओ को ध्यान से देखते हुए उसकी आंखों में दिल का दर्द चमक रहा था। मैं तुम्हारे साथ घर पर नहीं रह सकता, क्या तुम मुझे दोष दोगी? स्वोश, एक नरम आवाज सुनाई दी। जियो कियाओ ने अपनी बेल्ट को कसकर बांधा। उसने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर अपनी आंखें उठाई और मुस्कुराई। पुरुषों के पास पुरुषों के मामले होते हैं, मेरे पास भी अपने मामले हैं। मैं इसके लिए तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? पहले तुम कुछ खा लो, फिर हम दादी के पास चलेंगे। कुछ दिन पहले मैडम तू आखिरकार युयांग लौट आईं। कुछ समय तक स्वस्थ रहने के बाद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया था और उनका मनोबल भी बहुत अच्छा था। 2 लोगों को आते देख उसने जल्दी से उन्हें बैठने दिया और वेई शाओ से दक्षिण में अराजकता के बारे में पूछा, यह जानते हुए कि जनरल लू माओ ने राजा चेन को चांगजियांग उत्तर में लौटने से रोक दिया था और इस तरह शरणार्थियों के अंतहीन खाद्य संकट को दबा दिया गया था। उसने जियाओ कियाओ से कहा, उत्तर में आपके छोटे भाई ने जियांग सैनिकों का नेतृत्व करके हमारी सेना और लोगों को जियोनग्नू के खिलाफ लड़ने में मदद की और दक्षिण में जनरल लू माओ ने लोगों को शांत करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया। मेरे क्यू परिवार में ऐसे 2 वीर पुरुष हैं, वे प्रशंसा के पात्र हैं। क्यू क्यू ने उत्तर दिया,
दादी बहुत दयालु हैं। बात बस इतनी है कि हम अराजकता के दौर में पैदा हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं और तकलीफ में जी रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में चिंता करने के बजाय वे जानते हैं कि उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वे खुद को हीरो कैसे कहलाते हैं? आपके छोटे भाई और बहनों सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। मैडम टू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर आह भरी। आप सब कुछ बढ़िया करती हैं, बस आपने बहुत कुछ सहा है। यह अच्छी बात है कि वह समझ रही है, लेकिन यह लड़की इतनी समझदार है कि इससे मेरा दिल दुखता है। वह वेई शाओ की ओर मुड़ी। इस बार शांगू को घेर लिया गया था। अगर आपकी पत्नी जियांग सैनिकों से मदद उधार लेने का कोई तरीका नहीं सोच रही होती, अगर वह सेना और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शांगू में रहकर साथ लड़ने और मरने के लिए नहीं रुकी होती, तो शायद युयांग जियोंगनू से हार गया होता। बिना कुछ और कहे मुझे क्या करना चाहिए? वेई शाओ ने एक पल के लिए जियो कियाओ को देखा, फिर मैडम जू को प्रणाम किया और कहा, दादी ने मुझे सिखाया, मैं अपने दिल में हर शब्द याद रखूंगा। मैडम जू ने सिर हिलाया और जियो कियाओ से कहा, इस बार शांगू को राहत मिली। यह कहना कि आप पहली मेधावी अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा या चाहत है, तो बस अपनी दादी को बता दो, वह पहल करेंगी और उन्हें पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगी। जियो कियाओ भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी दादी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। सीधे बैठने के बाद उसने कहा, आपके सुनहरे शब्दों के साथ मैं आपसे कुछ मांगने की हिम्मत करती हूँ। मैडम टू मुस्कुराई, बोलो। चिंता मत करो, जियो कियाओ ने कहा, कुछ महीने पहले मुझे अपने पिता का एक पत्र मिला। हालांकि शब्द बहुत आशावादी थे, फिर भी मुझे चिंता हुई। अगर दादी और पति सहमत हों, तो मैं फीफी को कुछ दिनों के लिए डोंगक्वान वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी दादी फीफी से बहुत प्यार करती हैं। मुझे उन्हें बच्चे से दूर नहीं छोड़ना चाहिए था, खासकर तब जब मेरी दादी हाल ही में बीमारी से ठीक हुई हैं। मुझे अपनी पितृभक्ति दिखाने के लिए उनके पास रहना चाहिए। आप जानते हैं कि यह अनुरोध बहुत ज्यादा है। वी शाओ चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर जियो कियाओ को देखने के लिए घुमाया। उसकी आंखों को मैडम जू को प्रत्याशा से देखते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। वी शाओ अचानक आपत्ति जताने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने मैडम जू ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। वी शाओ दंग रह गया। उसका मुंह फड़क उठा और वह रुक गया। मैडम जू ने कहा, किंगजो लैंग्जिया पूरी तरह से ढह गया है। अब पूरे शेडोंग को शांतिपूर्ण और स्थिर कहा जा सकता है। आप जा सकते हैं। तुम्हारे पिता अकेले रहते हैं और दुर्भाग्य से उनकी दोनों आंखें चली गई हैं। भले ही वह यह न कहते हों, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने दिल में तुम्हें बहुत याद करते हैं। इसके अलावा जब से फीफी का जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता को उसे एक बार भी गोद में लेने का मौका नहीं मिला है। मैं अब बहुत बेहतर हूँ और अभी कुछ भी करने को नहीं है। तुम निश्चिंत हो जाओ और अपना समय अपने पिता की देखभाल करने में बिताओ। अपने पुत्रवत कर्तव्य को पूरा करो। जियो कियाओ ने मैडम जू को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। मैडम जू ने मुस्कुराते हुए उसे खड़े होने का संकेत दिया। यह देखकर कि वेई शाओ अभी भी चिंतित दिख रही थी, उसने कहा, क्या तुम आजाद हो? अगर आपके पास समय है, तो अपना काम एक तरफ रख दें और सबसे पहले अपनी पत्नी को डोंगजुन वापस ले जाएं। आप अचानक डोंगजुन वापस क्यों आ गए? अपने कमरे में प्रवेश करते हुए वेई शाओ ने जल्दी से सभी को विदा किया और उत्सुकता से पूछा, पिछली बार डुयन चाओ में हुई घटना के बाद मेरे पिता की आंखों में जहर भर गया था। मैंने नगु डोंग वापस जाने से पहले केवल कुछ दिनों तक उनकी देखभाल की थी। मैं अभी भी अपने दिल में दोषी महसूस करता हूँ।
अब जब यहाँ सब कुछ शांत हो गया है, तो आपको जल्द ही यहाँ से चले जाना होगा। दयालु दादी को अपने बेटे के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए डोंगजुन लौटना चाहता हूँ। जियो कियाओ बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और समझाते हुए फीफी के डायपर को मोड़ने के लिए अपना सिर झुका लिया। वेई शाओ ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर अचानक एक कदम आगे बढ़ा, उसके बगल में बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उस दिन जब हम पीछे हटे, तो यह वास्तव में मेरी गलती थी। मैं केवल हूणों को भगाना चाहता था और तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मेरे पास समय नहीं था। तभी मेरी माँ को कुछ हुआ। उस समय मुझे उनकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जियो कियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो अब डोंग क्वान के पास वापस मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जाओ। वेई शाओ ने उसे कसकर गले लगाया, जैसे कोई बच्चा जिसकी पसंदीदा चीज छीन ली गई हो। अचानक उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, जल्दी से उसके होठों को चूमा, जैसे कि उसे मनाने के लिए। उसका हाथ उसकी शर्ट के हेम को भी खींचने लगा। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे रुक गया, अपना चेहरा उसके कंधे के खोखले में छिपा लिया। उसकी आवाज उदास और शोकाकुल थी। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रहने के लिए क्या करूं? यार, बताओ। उसने अचानक अपना सिर उठाया। मैं अब और नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं घर पर ही रहूंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा, ठीक है? उसने धीरे से उसके कंधे को हिलाया, जैसे कि बिगड़ैल अभिनय कर रहा हो। टियू कियू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराई। पति, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हम कई वर्षों से पति पत्नी हैं, और यह कहा जा सकता है कि यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें मुश्किलें आई हैं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, यह वास्तव में मेरे लिए भी आसान नहीं है। वेई शाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। जियो कियाओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप उठीं और उसने एक गहरी सांस ली। मैं आज बहुत सहज महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं थोड़ी थकी हुई क्यों महसूस कर रही हूँ। दादी मुझे बेपरवाह होकर काम करने की अनुमति देती है। मैं भी एक पल के लिए अपने दिल की बात सुनना चाहता हूँ। मैं डोंग क्वान लौटना चाहता हूँ। पिताजी से मिलने के अलावा मेरी बड़ी बहन भी घर पर है। मैं कुछ दिन उसके पास रहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति मुझे नहीं रोकेंगे। टियू कियू ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा,